मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में नेचर ऑफ मैरिज के पार्ट 2 पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम विवाह संविदा सदृश होता है और उसमें हमने उन तत्वों पर विचार किया था जो निकाह और संविदा दोनों पर सामान्य रूप से प्रभावी होते हैं। आज हम विवाह सिविल संविदा नहीं है इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हम उन तत्वों पर बात करेंगे जो विवाह और संविदा में से किसी एक पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात विवाह के वे तत्व जो संविदा पर लागू नहीं होते और संविदा के वे तत्व जो निकाह पर लागू नहीं होते हैं। इनमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि हमने चर्चा की थी कि संविदा के लिए 2 पक्षकार होते हैं और निकाह में भी 2 पक्षकार होते हैं, लेकिन निकाह में दोनों पक्षकार विपरीत लिंगी होते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य ही निकाह संभव है, जबकि संविदा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। संविदा 2 पुरुषों के मध्य भी हो सकता है, 2 स्त्रियों के मध्य भी हो सकता है, एक स्त्री एक पुरुष के मध्य भी हो सकता है, थर्ड जेंडर से भी संविदा हो सकती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निकाह में 2 ही पक्षकार होते हैं सर्वदा, लेकिन संविदा अधिनियम की धारा 126 का जब अवलोकन करते हैं तब हम ये देखते हैं कि संविदा के 3 पक्षकार भी होते हैं, जिसमें गारंटी की संविदा आप पढ़ेंगे। इसी तरह यदि हम बात करें तो प्रतिषिद्ध संबंधों के भीतर विवाह वर्जित होता है, लेकिन प्रतिषिद्ध संबंधी के मध्य संविदा संभव होती है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा के प्रस्ताव और स्वीकृति अर्थात प्रस्ताव पर स्वीकृति युक्त समय के भीतर दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि एटवंस तुरंत ही दी जाए, लेकिन यदि वह निकाह का इजब है, प्रस्ताव है, तो उस पर कबूल या स्वीकृति एक ही बैठक में, एक ही मीटिंग में होना अनिवार्य होता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि निकाह में जो इजब और कबूल दोनों होते हैं, तो दोनों का ही आशय परमानेंट रिलेशनशिप मेंटेन करने का होता है, स्थायी संबंध बनाने का आशय प्रकट होना चाहिए, जबकि संविदा में स्थायी संबंध बनाने का आशय अनिवार्य नहीं होता। इसी तरह यदि हम बात करें संविदा में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष मानी जाती है, जबकि निकाह के लिए वयस्कता की उम्र बुलुग अवस्था अर्थात 15 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्री पुरुष सक्षम माने जाते हैं, वयस्क माने जाते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें संविदा में जो संरक्षक होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल गार्जियन होते हैं। इसमें सबसे पहले पिता, फिर माता, उनके द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक भी हैं, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक भी हैं। लेकिन यदि हम निकाह की बात करें तो निकाह में जो संरक्षक होते हैं, जिन पर हम अगले चरण में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि निकाह
में संपूर्ण अधिकार सर्वप्रथम पिता का होता है, उसके पश्चात पिता के पिता का अधिकार होता है। तो यहाँ पर संरक्षकों की कोई लंबी लिस्ट नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें तो संविदा में कपट आदि के कारण संविदा को शून्य करणीय माना गया है, लेकिन निकाह के विषय में जो कपट है उसमें और भी बहुत सारे तथ्य जुड़ जाते हैं, जैसे पक्षकार की उम्र, जाति, आय, शारीरिक कमी आदि ऐसे तथ्य हैं जो सामान्य संविदा में महत्वपूर्ण नहीं माने जाते, लेकिन निकाह के इजब और कबूल होते समय यदि इनके विषय में किसी पक्षकार से छिपाया जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं और जिनके आधार पर संविदा का विखंडन किया जा सकता है। इसी तरह 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं संविदा के जो निकाह में लागू नहीं होते, जिनमें सबसे पहला जैसे है कि भविष्य की घटना पर संविदा आधारित हो सकती है, लेकिन निकाह जो है वो भविष्य की घटना पर आधारित नहीं हो सकता। तुरंत संबंध बनाने का आशय होना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा सीमित समयावधि के लिए की जा सकती है, लेकिन निकाह सीमित अवधि के लिए नहीं किया जा सकता। ये लाइफ टाइम, जीवन भर का एक संबंध है। इसी तरह यदि हम बात करें कि निकाह में सिविल संविदा का धारणाधिकार का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। संविदा में धारणाधिकार के आधार पर संविदा को रद्द किया जा सकता है और विशेष प्रभाव दर्शित किया जा सकता है, लेकिन निकाह को धारणाधिकार के आधार पर खंडित नहीं किया जा सकता और धारणाधिकार लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा बिना प्रतिफल के यदि की गई है तो वह शून्य होती है, लेकिन प्रतिफल स्वरूप जो मेहर को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मेहर उस संदर्भ में प्रतिफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि किसी निकाह में मेहर तय नहीं किया तो पक्षकारों को विवाह के दौरान भी मेहर तय करने का अधिकार रहता है, और अगर विवाह के दौरान भी मेहर तय नहीं कर पाए पक्षकार तो विवाह विघटन के पश्चात न्यायालय स्वयं मेहर की रकम तय कर सकता है, लेकिन संविदा में ये सब ऑप्शन नहीं होते। इसी तरह यदि हम बात करें कि यदि शर्त अवैध है तो शर्त के साथ साथ संविदा भी शून्य होती है, लेकिन निकाह करते समय यदि कोई ऐसी शर्तें तय कर ली जाएं जो विधि विरुद्ध या धर्म विरुद्ध हैं तो केवल मात्र वे शर्तें ही शून्य मानी जाती हैं, निकाह की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह यदि हम बात करें संविदा होते समय जो शर्तें होती हैं वो विधि विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकाह होते समय जो शर्तें तय की जाती हैं वे विधि विरुद्ध तो होनी ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ धर्म विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें तो विवाह में 2 ही चीज़ें होती हैं, अर्थात 2 पक्षकार होते हैं, लेकिन संविदा में 3 चीज़ें होती हैं, 2 पक्षकार और 1 विषय वस्तु। कुछ थिंकर स्त्री को या
भुजा के अधिकार को विषय वस्तु मानते हैं, लेकिन यह विधि सम्मत नहीं है। अगर स्त्री को हम विषय वस्तु मानते हैं तो निकाह में दूसरा पक्षकार नहीं होता, और अगर स्त्री को दूसरा पक्षकार मानते हैं तो निकाह में विषय वस्तु नहीं होती। मोहम्मद साहब के द्वारा जो परिवर्तन लाया गया वो इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि निकाह अब संविदा नहीं रह गया है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निकाह में जो भरण पोषण दिया होता है वह निर्धारित अवधि तक होता है, या अगर न्यायिक विधि की हम बात करें तो जीवन भर भी दिलाया जा सकता है। लेकिन संविदा भंग होने पर क्षतिपूर्ति एक बार ही दिलाई जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो धर्म परिवर्तन यदि कोई पक्षकार कर लेता है तो उससे संविदा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता, लेकिन धर्म परिवर्तन निकाह के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और यदि पुरुष धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका विवाह स्वतः खंडित हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि संविदा पर कोई रोक नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति में अर्थात हज यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति निकाह संविदा करता है तो वह वर्जित मानी जाती है, लेकिन हज यात्रा के दौरान अन्य तरह की संविदाएं मान्य मानी जाती हैं। इसी तरह यदि हम बात करें कि विवाह होने के पश्चात दोनों पक्षकारों के एक दूसरे पर केवल विधिक अधिकार और कर्तव्य ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन सामान्य संविदा में दोनों पक्षकारों के अपनी अपनी विषय वस्तु पर इच्छित अधिकार, पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात वो अपनी अपनी विषय वस्तु का जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन निकाह में केवल विधिक अधिकार ही उत्पन्न होते हैं, मन मर्जी से एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी तरह यदि हम बात करें तो विवाह में पुरुष को अधिकार है एक से अधिक करने का, और साथ ही साथ 4 तक ही विवाह करने का पुरुष को अधिकार है। लेकिन संविदा में दोनों पक्षकारों को अधिकार होता है और अनिश्चित संविदाएं वो कर सकते हैं, अर्थात कितनी भी संविदाएं दोनों पक्षकार दूसरे व्यक्तियों से उसी समय कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो निकाह का पंजीकरण 11 सितंबर 2009 से आप जानते हैं अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन संविदा यदि हम बात करें संपत्ति अंतरण की तो उसमें भी कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से ही संविदा का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, अन्यथा हर संविदा का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो निकाह होने पर दोनों पक्षकार परस्पर उत्तराधिकारी बन जाते हैं और दोनों पक्षकारों को एक दूसरे की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन संविदा में इस तरह का कोई अधिकार सृजित नहीं होता है। इसी तरह यदि हम बात करें गर्भवती स्त्री से संविदा तो की जा सकती है, लेकिन निकाह शून्य माना गया है। और इसी तरह यदि हम बात करें अंतिम कि संविदा का कृत्य दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने अपने वचन की पूर्ति होते ही
संविदा निष्पादित हो जाती है और संविदा पूर्ण हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है एक तरह से। जबकि विवाह इजब और कबूल होते ही शुरू होता है, आरंभ होता है, खत्म नहीं होता। दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध सृजित हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 23 तत्व हैं जो विवाह को सिविल संविदा से इतर बनाते हैं, अर्थात जो निकाह में लागू होते हैं किंतु संविदा में लागू नहीं होते, या संविदा में लागू होते हैं किंतु निकाह में लागू नहीं होते। अगले वीडियो में हम इसी निकाह की प्रकृति पर अंतिम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।